हाय गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और इस वीडियो में हम ये जो साइंस का लेसन फर्स्ट है इसके बारे इसका ये इस लेसन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके इसके फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें अगर आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझना है। इस चैप्टर का मीनिंग मैंने उसी वीडियो में बता रखा है, तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखें। और उसमें मैंने पेज नंबर 3 के क्वेश्चन एंड आंसर्स करा दिए थे, तो उसके आगे के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो बाय श्रृंगिका अग्निहोत्री। तो गाइस, हम इस वीडियो में पेज नंबर 6, जो आपकी बुक में पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन दे रखे हैं उसके वो पढ़ेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। मतलब इसमें डेंसिटी क्या बताया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये एक सॉलिड है, आपको पता चल ही गया होगा। आई विल मेक इट वेरी क्लियर। तो गाइस, मान लीजिए हमने इसे मान लिया आइस, तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो बहुत हाई लेवल की होगी, क्योंकि ये जितनी स्पेस कवर कर रही है, ये इतनी तो स्पेस कवर कर रही है जितनी ये ऑब्जेक्ट के ऊपर रखी हुई है। तो उसकी ये मान लीजिए ये इसकी पर यूनिट वॉल्यूम है। ये एक जगह इसकी इसको हम पर यूनिट वॉल्यूम मान लेते हैं। तो इसमें जितनी चीज़ें आ सकेंगी, इसका जितना मास होगा वो सबसे ज़्यादा हायर होगा बजाय लिक्विड और गैस के, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, इसलिए इसका मास बहुत हाई होगा। ठीक है, तो ठीक है, अब हम डेंसिटी के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब जिनको इसका मतलब नहीं पता है, जो देखिए यहाँ लग रखा है, 1 मिनट में जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, जो मास एंड वॉल्यूम के बीच में लग रहा है, उसका मतलब जिन बच्चों को नहीं पता है उसका मैं बता देती हूँ। उसका मतलब होता है बाय अपॉन। तो इस फॉर्मूले को मैं जैसे लिखूँगी वैसे देखिएगा तो आपको पता चलेगा इसका मतलब क्या होता है। मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपने देखा ये जो फॉर्मूला है वो है, तो देखिए गाइज, ये हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, मतलब ये जो है अपॉन में है। तो आप देख रहे होंगे ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो इसके बिल्कुल सिमिलर नहीं है। इसमें एक माइनर डिफरेंस है। माइनर और मेजर हम उसे दोनों चीज़ें कह सकते हैं। आप देखिए, इसमें मास है तो मास इसमें भी आ रहा है, इसमें वॉल्यूम है तो वॉल्यूम इसमें भी आ रहा है, बट इसमें ये ऑब्लिक नहीं आ रहा है। ऑब्लिक की जगह पर क्या आ रहा है, ये, जिसे हम आम भाषा में बोलें तो इसमें एक डैश आ रहा है, वैसे इसे अपॉन कहते हैं। तो मास अपॉन वॉल्यूम मतलब मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम तीनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेंसिटी का फॉर्मूला। तो हम अब आगे चलते हैं। तो इनमें क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीज इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, क्या होना, बढ़ना। ओके, सो बढ़ना। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डेंसिटी एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन, आयरन। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर मान लीजिए 3, तो आप ये देख सकते होंगे जो मैंने यहाँ लिखा है उसमें क्या है, सॉलिड हैव, ये जो ये साइन है वो इंडिकेट करता है हायर। तो मतलब ये इससे ज़्यादा ग्रेटर है। तो ग्रेटर किस में है, ये जो है वो डेंसिटी के बारे में बता रहा है। किसके बारे में, डेंसिटी के बारे में। तो जो सॉलिड है उसमें इन तीनों स्टेट्स, ये तीनों क्या हैं, कोई सबको पता होगा, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है। ये तो हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, तो ये तीनों हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। तो इसका जो ये साइन है वो ग्रेटर डेंसिटी को, किसको, डेंसिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो सॉलिड है उसमें सबसे हायर डेंसिटी होगी बजाय इन दोनों के, और जो लिक्विड है उसमें गैस से ज़्यादा डेंसिटी होगी। ठीक है, और जो गैस है उसमें सबसे कम, मतलब ना के बराबर, मतलब डेंसिटी तो होगी बट सबसे कम डेंसिटी होगी। कोई भी मैटर ऐसा नहीं हो सकता जिसमें डेंसिटी ना हो। तो क्या हो गया, सॉलिड में सबसे ज़्यादा डेंसिटी, लिक्विड में उससे कम डेंसिटी, एंड गैस में सबसे कम डेंसिटी। ठीक है, तो अब हम बात करें अपने क्वेश्चन की। तो इसमें आप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमें ये जो सारी चीज़ें दे रखी हैं उनको इनकी इंक्रीजिंग ऑफ डेंसिटी के हिसाब से हमें इन्हें अरेंज करना है।
तो सबसे पहला इंक्रीजिंग डेंसिटी लिखेंगे, मतलब डेंसिटी इनमें इंक्रीज हो रही है। सबसे पहला है एयर। एयर में सबसे कम डेंसिटी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉट एयर दैट सॉलिड। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम होगी, एंड गैस में सबसे कम होगी। तो एयर क्या है, एज यू ऑल नो इट्स अ गैस। क्या है, गैस। तो एयर में सबसे कम होगी, क्योंकि आप देखना अगर एयर को किसी में स्टोर, मान लीजिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं एयर को स्टोर करने के लिए, एयर को एक कंटेनर में लाने के लिए। तो कंटेनर में ला के देखना उसकी जो वॉल्यूम होगी, मान लीजिए एक गोल कंटेनर है, ये गोल कंटेनर है, तो इसकी जो ये वॉल्यूम होगी उसके अंदर जो भी इसका मास होगा, मतलब जो भी वेट होगा इसका विदाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये नोट कीजिएगा। और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज में भी कम होगी, लेकिन एयर से थोड़ी ज़्यादा होगी। एयर क्या है, प्यूरिफाइड होती है, तो उसमें मतलब जो एयर है इसमें वो बहुत क्लीन एयर है, और इस एयर में ना कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं, कुछ भी नहीं है। और जो चिमनी से एग्जॉस्ट निकलता है उसमें आपने देखा होगा वो भी धुएं की फॉर्म में होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं। तो अगर हम उससे एक गोल कंटेनर में रखें, स्टोर करें, तो उसमें जो क्या है, उसका जो मास आएगा वो हाई आएगा, क्योंकि उसमें जो आप देख रहे होंगे डस्ट पार्टिकल्स हैं उसका भी तो मास आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। इसलिए एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज में एयर से ज़्यादा डेंसिटी होगी। उसके बाद आ गया कॉटन। कॉटन क्या होती है, कॉटन में मास बहुत कम होता है, वॉल्यूम उसका बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए आपने 1 किलो कॉटन ली और 1 किलो आयरन लिया, वेट दोनों का सेम है, लेकिन जो कॉटन का वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम उसका बहुत बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए 1 किलो आयरन इतने में आया, तो 1 किलो कॉटन कम से कम इतने में आएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कॉटन का वेट लेस होता है, बहुत लेस होता है, और आयरन का वेट बहुत हाई होता है। तो जो आयरन है वो कम वॉल्यूम में ज़्यादा आ जाएगा, और जो कॉटन है वो ज़्यादा वॉल्यूम में कम आ पाएगी। ठीक है, तो हमने देखा, ओके। सो कॉटन का इसलिए डेंसिटी उसकी उससे चिमनी से ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए उसका मास है, हम एज इट इज़ ले लेते हैं, उसका वॉल्यूम हो गया 24 और उसका मास हो गया 6, सॉरी नॉट 6, जस्ट बिलीव दैट इसका है 48 और इसका है 2 मास क्या है 2। ठीक है, तो कॉटन का एक्चुअली मास बहुत बहुत कम होगा। ठीक है, तो हमने 1 किलो लिया, तो उसको पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000। ठीक है, तो मान लीजिए 48 और मास है 2, तो इसको करके आ जाएगा मास 24, तो 24 आएगा। और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज का आप देखिएगा और कॉटन का देखिएगा, कॉटन की डेंसिटी ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं वाटर की। कॉटन क्या है, उसमें ज़्यादा सॉलिड नहीं होती है वो। कॉटन को आपने कभी पेड़ों पे लगा हुआ देखा होगा, कॉटन के पेड़ देखे होंगे, वो सॉलिड होती है, उसका बीज सॉलिड होता है। बाकी जो कॉटन का फूल होता है, जिसे हम फूल कहते हैं कॉटन का, उसमें बहुत छोटे छोटे हेयर टाइप के लगे रहते हैं, तो उसे हम सॉलिड मानेंगे, लेकिन इट हैव नो मास, मतलब मास उसका बहुत कम होगा। सो अब हम बात कर लेते हैं वाटर की। अभी मैंने आपको बताया कि लिक्विड में ज़्यादा वो होता है, लिक्विड में ज़्यादा डेंसिटी होती है। अब जैसे वाटर को आपने मान लीजिए इतने बड़े वॉल्यूम के कंटेनर में रखा, तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स वगैरह सब कुछ होंगे। इससे चलो ऐसे नहीं, तो मान लीजिए 1 मिनरल है, 2 3, उसमें मान लीजिए सॉल्टी वाटर हुआ, सॉल्ट हुआ, तो इन सब में क्या है, मिनरल्स वगैरह बहुत होंगे, तो उस मिनरल का मास मिलाकर वाटर का मास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए। और फिर उसके बाद इसलिए कॉटन से ज़्यादा डेंसिटी वाटर के पास होगी। अब फिर वाटर से ज़्यादा डेंसिटी हनी के पास होगी, क्योंकि हनी आपने देखा होगा थोड़ा सा सॉलिड होता है, वो प्योरली लिक्विड नहीं होता है, उसमें चीनी मिली रहती है, और चीनी के कण तो आप जानते हैं फुल्ली सॉलिड होता है। वो मधुमक्खी से निकलता है, आपको पता होगा, फ्रॉम हनी बी, मधुमक्खी के छत्ते से निकलता है। ठीक है, तो हनी में वाटर से ज़्यादा डेंसिटी होगी। आप जान ही सकते हैं क्यों होगी, इसका रीज़न आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताएंगे, और जो सबसे अच्छा रीज़न लिखेगा मैं अगली वीडियो में उसका नाम ज़रूर बताऊंगी। सो प्लीज़ इसका रीज़न ज़रूर लिख के बताइएगा, तो मैं अगली वीडियो में उसका नाम बताऊंगी। टॉप 5 का मैं नाम बता दूंगी। और सबसे ज़्यादा
उसके ज़्यादा डेंसिटी होगी चॉक में, क्योंकि चॉक का जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि चॉक एक सॉलिड है, इट्स अ सॉलिड, तो उसका जो मास होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि सॉलिड का मास हमेशा ज़्यादा होता है और उसकी वॉल्यूम भी ज़्यादा होगी। तो मास अपॉन वॉल्यूम जब दोनों ही ज़्यादा हैं तो डेंसिटी तो इक्वल्स टू ज़्यादा आएगी ही आएगी। तो हमें इससे पता चला चॉक की डेंसिटी ज़्यादा हो गई। एंड आयरन तो चॉक से भी ज़्यादा भारी होता है, चॉक से भी ज़्यादा जगह कवर करता है, तो आयरन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो गई। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि हनी की डेंसिटी वाटर से क्यों ज़्यादा हो, और बीच में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था, जो भी मैसेज वगैरह आए थे, उसके लिए आई एम सो सॉरी। और सेकंड क्वेश्चन है, टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब जो मैटर के 3 स्टेट हैं ये रहे, तो इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या डिफरेंस है वो हमें टेबल में करके बताना है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें टेबल में करके बताया हुआ है। तो डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू राइट नाउ दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। देखिए शेप, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक हो गई शेप। तो सॉलिड की फिक्स्ड शेप होती है, लिक्विड में कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है, गैस में भी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है। जैसे सॉलिड है, मान लीजिए हम ही हैं, हमारी फिक्स्ड शेप है, ये तो नहीं है कि हाथ कहीं भाग रहा है और पैर हमारे कहीं भाग रहे हैं। या आपने ग्लास देखा होगा, स्टील का ग्लास, मेटल का ग्लास, कांच का ग्लास, पीतल का ग्लास, किसी का भी ग्लास देख लीजिए, वो एक ही शेप में फिक्स रहता है। ऐसा नहीं है ग्लास के जो नीचे का बेस है वो कहीं भाग रहा है, ऊपर का बाउंड्रीज कहीं भाग रही हैं, ऐसा तो नहीं है। जो लिक्विड होता है उसकी कोई शेप फिक्स नहीं होती है। मान लीजिए वो जो ग्लास से आपने इस सॉलिड को पहचाना, उसमें आपने पानी लिया, ठीक है, पानी ले लिया, तो अगर उसी को, उस ग्लास के पानी को आप कटोरी में डालेंगे तो क्या उसकी शेप ग्लास जैसी रहेगी? उस पानी की शेप क्या ग्लास जैसी ही रहेगी? नहीं ना। इसका मतलब लिक्विड के पास कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है, ठीक है। अब बात करते हैं गैस की। गैस का तो सीधा साधा एग्जांपल है आपका एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन उड़ रही है। मान लीजिए किसी ने ऑक्सीजन को स्टोर किया एक ग्लास में ही किया, और मान लीजिए उसने ग्लास से उसे ट्रांसफ़र कर दिया कटोरी में, तो क्या उसकी शेप तब भी ग्लास जैसी रहेगी? नहीं रहेगी। इसलिए लिक्विड और गैस में कोई शेप फिक्स नहीं होती है, जबकि सॉलिड में शेप फिक्स्ड होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की वो है वॉल्यूम उसका जो जितनी स्पेस वो अपने आप को रहने के लिए कवर कर रहा है। अब जैसे कोई सॉलिड हुआ, ग्लास ही, हम लोग ग्लास, वाटर एंड एटमॉस्फेयर इसी की बात कर रहे हैं, तो हम उसी पे निर्भर करते हैं। तो मान लीजिए ग्लास है, तो ग्लास को हमने एक जगह रख दिया, मान लीजिए किसी टेबल पे रख दिया, तो टेबल पे जितनी जगह पे वो रखा गया है वो चाहे आप 20 घंटे बाद देखो बिना हिलाए, तो वो उसी जगह पर बना रहेगा। ये तो नहीं है कि ग्लास टेबल से हटकर नीचे ज़मीन पे चला जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। और लिक्विड की बात कर लें, लिक्विड का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। मान लो आपने उस ग्लास में पानी डाल दिया, तो ये थोड़ी ना है कि अगर मान लो आप उसे 20 घंटे रखे रहो तो वो ग्लास की शेप में ही रहेगा, और ग्लास की ही जो उसका वॉल्यूम है वो ग्लास का ही वॉल्यूम कवर करेगा। ये तो नहीं है कि वो ग्लास से निकलकर कटोरी में भाग जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। और गैस में कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती है। मान लीजिए ये जो एटमॉस्फेयर है, इसमें आपको दिख रहा है गैस है, नहीं दिख रहा है, लेकिन हम सांस ले रहे हैं। तो इस एटमॉस्फेयर में मान लीजिए जो ऑक्सीजन है, क्या उसकी कोई वॉल्यूम है? नहीं है। वो ऐसी की ऐसी फ्रीली घूम रही है। अगर मान लीजिए वो हमारे सांस में जा रही है, मान लीजिए किसी कंटेनर में उसे रखा, तो हो सकता है अगर उस कंटेनर को खुला तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर उस कंटेनर को बंद कर दिया और उसमें फिर कोई गैस पास नहीं हो रही, तो उसमें वैक्यूम बन जाए, ब्लास्ट वगैरह हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो उसकी वॉल्यूम फिक्स नहीं रहेगी, वो फैल जाए, ओके। तो ये हुए तीनों के। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स में सॉलिड फिक्स बैठता है, लिक्विड फिक्स बैठता है, गैस नॉट फिक्स्ड बैठता है। रिगिडिटी एंड फ्लूइडिटी मतलब उसके फ्लो करने की शक्ति, और रिजिडिटी मतलब कठोरता। सॉलिड्स आर रिजिड एंड कैन नॉट फ्लो। मान लीजिए आपने ग्लास का ही एग्जांपल ले रहे थे, हम ग्लास लिया, ग्लास को हम ठोकते रहें, अगर ज़्यादा फोर्स से ठोका तो वो टूटेगा, और वो भी इतना ज़्यादा फोर्स
जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। आपने कभी स्टील के ग्लास में मार के देखा होगा या स्टील का ग्लास तोड़ा होगा, उसे आप बहुत फोर्स से फेंकें, कभी गिरा होगा आपके हाथ से, तो फोर्स से अगर गिरे तो भी वो नहीं टूटता है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा फोर्स लगे तो वो टूटता है, ठीक है। फिर अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कैन नॉट फ्लो। सॉलिड जो ग्लास है, क्या उसका मेटल, जो मान लीजिए कांच का ग्लास है, कांच का ग्लास तो बहुत जल्दी टूट जाता है अगर वो गिरे तो, लेकिन अगर उसमें सॉलिड है, अगर उसका जो कांच है वो बहुत मोटा है तो बहुत मतलब थोड़े ज़्यादा फोर्स से गिरने पर वो टूटता है, लेकिन फोर्स होना चाहिए, हर सॉलिड को टूटने के लिए फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। अब कैन नॉट फ्लो, जैसे आपने ग्लास देखा होगा, तो ग्लास क्या किसी भी मतलब ग्लास जैसे पानी होता है वो बहता जाता है बहता जाता है, क्या ग्लास भी ऐसे बहता चला जाता है? अपने आप ही बह रहा है, विदाउट एनी वाटर, विदाउट एनीथिंग, वो अपने आप नहीं बहता है। अब लिक्विड की बात कर लेते हैं, कैन फ्लो नॉट रिजिड। अब आप लिक्विड में अगर उंगली भी घुसा दो पानी में, पानी की बात कर रहे थे उस ग्लास में, हमने ग्लास क्या नदी देखी होगी आपने, नदी में अगर हमने एक उंगली घुसाड़ दी तो वो पानी अलग हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब हम निकाल लेते हैं तो वो पास आ जाता है। वो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का खेल है। जब उंगली घुसाड़ते हैं तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीडियम का होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो फोर्स होता है वो टूट जाता है, लिंक टूट जाता है और वो पार्टिकल्स उसके अलग हो जाते हैं। लेकिन जब हम उंगली निकालते हैं तो वो फिर से लिंक हो जाते हैं उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, तो फिर वो पानी में जगह नहीं रहती, ठीक है। कैन फ्लो, जैसे नदी देखी होगी, आपको ये समझ में आ गया नॉट रिजिड, क्योंकि आप उंगली घुसाड़ो तब भी वो टूट जाते हैं, तो हथौड़े की तो बात ही अलग है। हथौड़ा तो फेंकोगे तो वो चीरता हुआ निकल जाएगा पानी को, ऐसा कहते हैं ना। तो कैन फ्लो जैसे आपने नदी देखी होगी, वो बहती रहती है बहती रहती है, कुछ शांत नदियाँ होती हैं, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया होगा उसमें भी थोड़ा सा फ्लो रहता ही रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट गैस की बात कर लेते हैं, कैन फ्लो नॉट रिजिड। अब जैसे आपने एटमॉस्फेयर में जो मेरी वीडियो देख रहा है वो अपनी एक उंगली निकालें, मतलब उंगली को हवा में ऐसे चला के देखें, चल रही है आराम से, ऑब्वियसली चल रही है। तो इसका मतलब क्या है, हम गैस को चीर कर, मतलब गैस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका लिंक तोड़ कर हम आगे पीछे अपनी उंगली को कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब वो रिजिड नहीं है, इट्स नॉट रिजिड। और गैस कैन फ्लो, इसका कैसे पता चलेगा हमें? गैस कैन फ्लो, गैस फ्लो कैसे करती है? जैसे आप देखते होंगे जब हवा चलती है, हवा में भी तो गैस है, जब हवा चलती है तो वो बहती ही है, हम कहते हैं हवा बह रही है आज बहुत तेज, तो वो भी गैस है, इससे हमें पता चलता है गैस कैन फ्लो, ओके, गैस कैन फ्लो। अब हम बात कर लेते हैं सॉलिड की, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब इसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या मतलब है? फोर्स, सॉरी दिस इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, 1 मिनट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो सॉलिड्स होते हैं वो आपने देखा होगा, बर्फ़ जो होती है वो एकदम कड़क हो जाती है ना, कड़क हो जाती है। वो जो ग्लास होता है, जो हम ग्लास की इन सब में बात कर रहे थे उसी का एग्जांपल ले देते हैं, जो ग्लास होता है वो बहुत कड़क हो जाता है, तो मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, मीन्स मैक्सिमम, तभी तो वो टूटने पर एक बार में अलग नहीं होता है, बहुत बार मारना पड़ता है तब वो अलग होगा। और तो अब लिक्विड की बात कर लेते हैं, लेस देन सॉलिड्स, मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तभी तो जब मान लीजिए 1 मिनट, ठीक है गाइस, ये जो लिक्विड है वो पहले जो ड्राइंग आपको दिखी थी वो थोड़ी गलत थी। तो मान लीजिए ये लिक्विड है, ये जो आप ये जो देख रहे हैं ब्लू कलर का वो पानी है, और ये आपकी उंगली है। तो मान लीजिए आपने उंगली पानी में डाली तो क्या होगा? यू नो इट वेरी वेल। तो ये जो पानी होगा वो जितना आपकी उंगली का इतना मान लीजिए वॉल्यूम है, जितने से पानी हटा हुआ है, ब्लू कलर का नहीं है, तो उतना मान लीजिए आपका वॉल्यूम है, तो उतना पानी हट जाएगा, उतना पानी साइड में चला जाएगा। और जब आप उंगली बाहर निकालेंगे, व्हेन यू गेट इट आउट, सो ये जो पानी है वो वापस से ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब गैस पे चलते हैं। तो गैस की जो पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो जो पार्टिकल्स का अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है। जैसे कि आप एटमॉस्फेयर में जब उंगली घुमा रहे थे तो आप बहुत इजीली घुमा पाते हैं। जो लिक्विड होता है उसमें जब आप उंगली डालते हैं किसी पानी
फ्लो जब पानी का फ्लो होता है तेज़, तो जब आप पानी में उंगली डालेंगे तो बहुत मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत तो नहीं कह सकते लेकिन आप फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब आप गैस जो एटमॉस्फेयर है उसमें अगर आप उंगली ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे तो आपको कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब जो सॉलिड के मॉलिक्यूल में स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। तभी आपने देखा होगा जो आइस होती है, हम आइस की या ग्लास की बात करते हैं, वो उसमें मतलब इतनी सी भी स्पेस नहीं होती है, तभी वो जल्दी टूटता नहीं है। और जो लिक्विड है उसमें स्पेस जो होती है वो मोर देन सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होती है, ठीक है। तभी लिक्विड एक बार टूट सकता है जब आप उंगली डालें। और जो गैस होती है उसमें मैक्सिमम होती है। तभी आप जब एटमॉस्फेयर में उंगली घुमाते हैं तो आपकी उंगली आराम से आ जा कर सकती है। और चलिए अब बात कर लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। नेग्लिजिबल आपको मतलब पता होगा, बिल्कुल नहीं, इसकी कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। इसकी कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। तभी आप जब आयरन को अपने हाथ से दबाने की कोशिश करते हैं ग्लास को, तो नहीं दबता है वो। और लिक्विड कंप्रेसिबल होता है। पानी को आप दबाने की कोशिश कीजिए, हल्का सा कंप्रेसिबल होता है तो वो दब जाता है, ठीक है। या एक्चुअली जो आप इधर देख रहे हैं एंड लेस देन गैस, वो इधर आना है। ये जो सेंटेंस है वो इधर आना है। जब मैंने एडिट किया तो वो गलती हो गई होगी। डोंट टेक इट एज माइनर मिस्टेक, तो आप देख लीजिएगा, ओके। सो ये जो गैस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। CNG देखी होगी आपने, वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ही होती है, उसे कंप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसका जो बी है, ये ए पार्ट था, अब ये बी पार्ट है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। इन सब पे हमें कमेंट करना है। तो हम देख लेते हैं कमेंट ऑन रिजिडिटी का। सबसे पहले देखते हैं द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। मतलब रिजिडिटी उसे कहते हैं जब एक सब्सटेंस जो होती है वो अपना जो शेप है वो वापस से रिगेन कर लेती है जब उसको बाहर का फोर्स उस पर पड़ता है। उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट एज रिजिडिटी, ठीक है। एक्चुअली इस जो चैप्टर है उसका थर्ड पार्ट भी बनेगा, तो प्लीज़ आप थर्ड पार्ट को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। द मैटर हैज़ इंटरमोलिकुलर स्पेस, द एक्सटर्नल force applied on the matter can bring these particles closer. This property is called compressibility. Gases and liquids are compressible. मतलब जो मैटर होता है उसके अंदर एक इंटरमोलिकुलर स्पेस, जो हमने इधर पढ़ा, इधर मैंने आपको समझाया था, वो होती है। तो हर मैटर में इंटरमोलिकुलर स्पेस होगी, चाहे वो थोड़ी सी ही हो। द एक्सटर्नल फोर्स, जब उस मैटर पे एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो ये जो पार्टिकल्स हैं, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, वो ख़त्म होने लगती है और पार्टिकल्स क्लोज आने लगते हैं। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। और गैसेस और लिक्विड जो होते हैं वो बहुत कंप्रेसिबल होते हैं। अब देख लेते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। मतलब जो भी पार्टिकल्स, लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लो, देखिए यहाँ दिख रहा है कैन फ्लो दोनों लिक्विड्स में देखिए। तो ये जो फ्लूइडिटी होती है वो जब किसी ऑब्जेक्ट के फ्लो करने की शक्ति, टेंडेंसी मीन्स उसकी क्षमता, क्षमता को हम टेंडेंसी कह सकते हैं। तो फ्लूइडिटी मतलब किसी भी पार्टिकल के फ्लो करने की क्षमता को हम टेंडेंसी कहते हैं, ओके। अब हम आगे की बात कर लेते हैं, फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर। तो जब हम किसी भी गैस कंटेनर को भरते हैं, उसमें गैसेस हैव पार्टिकल्स विच वाइब्रेट रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शंस, द गैस कैन फिल द कंटेनर। मतलब जो गैस पार्टिकल्स होते हैं गैस के, जो कि वाइब्रेट करते हैं हर डायरेक्शन में, इसको द गैस कैन
फिल द कंटेनर, फिर जब जिस कंटेनर में आप गैस को फिल करने की कोशिश कर रहे हो उसमें फिर गैस फिल हो जाएगी। जब वो जो पार्टिकल्स हैं गैसेस के वो हर डायरेक्शन में जब वाइब्रेट करेंगे तो जो कंटेनर है जिसमें आप गैस भरने की कोशिश कर रहे हो वो फिल हो जाएगा। अब बात करते हैं शेप की। तो शेप हो गई हमारी, सॉलिड्स हैव मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब जो सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और उनकी डेफिनेट शेप होती है, ठीक है। वेयर एज लिक्विड्स एंड गैसेस टेक द शेप ऑफ कंटेनर, मतलब जो लिक्विड्स और गैसेस हैं वो जिस कंटेनर में डाल जाएंगे उसका वो शेप ले लेंगे। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जैसे हम चले तो हमने काइनेटिक एनर्जी यूज़ की अपना मोशन करने के लिए, मतलब मोशन में आने के लिए हमने काइनेटिक एनर्जी यूज़ की। हम काइनेटिक एनर्जी यूज़ करते हैं मोशन में आने के लिए। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस वाइब्रेट रेंडमली एज दे हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो, अभी आपने यहाँ देखा ना, वाइब्रेट रैंडमली, मतलब जो वो वाइब्रेट होते हैं वो कहीं भी वाइब्रेट हो सकते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डेंसिटी। इट इज़ डिफाइंड एज मास पर यूनिट द सॉलिड्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी, मतलब मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था, मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी का पर यूनिट, मास अपॉन पर यूनिट मास अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है। सॉलिड्स के पास सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक्चुअली इधर क्वेश्चन से हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो is very helpful to you, and please like, share and comment to this video and please subscribe to my channel. and guys, अगर आपको इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सो प्लीज़ गेट इट इन। उस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसे खोलिए और देखिए कि व्हाट इज़ द फर्स्ट पार्ट। अगर आप फर्स्ट पार्ट को नहीं देखेंगे तो हमने यहाँ से किया है तो आपको वो भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 3 से नोट कर लीजिए, कल देखेंगे। एक्चुअली ये चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए कुछ पार्ट्स में आएगा, ठीक है। और एक्चुअली मैं फुल्ली एक्सप्लेन करके बताती हूँ इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। डोंट टेक एनी टेंशन, आप जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, एंड अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो प्लीज़ डिसलाइक इट, दिस इज़ योर चॉइस, ठीक है। तो अब हम इसके आगे की वीडियो, इसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको पार्ट 3 में मिलेंगे। तो प्लीज़ पार्ट 2, इस वीडियो को अगर आपने देखा है तो पार्ट 1 उससे पहले देख लीजिए और इस वीडियो के बाद पार्ट 3 देखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और फिर किसी और चैनल की वीडियो को देखेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा मतलब अलग अलग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ये मत सोचिएगा कि मेरे चैनल पे ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो पड़ती हैं, एक्चुअली ये चैप्टर ही बहुत बड़ा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड बाय बाय।